हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 4 के बारे में। जैसा कि इससे पहले जो पार्ट 3 है वो हम लोग इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी पार्ट 1 से, उसमें देखा गया था कि किस प्रकार से फ्रांस की रिवॉल्यूशन का फर्स्ट मूवमेंट हुआ। फिर हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में देखा कि फ्रांस का समाज कैसा था। फिर हम लोगों ने थर्ड पार्ट में देखा था कि आउटब्रेक कैसे, रेवोल्यूशन का जो आउटब्रेक है वो किस प्रकार से हुआ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो फ्रांस था वो एक संवैधानिक राजशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना। वहाँ पे राजशाही के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी लाया गया, इसके ऊपर देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो स्टेट जनरल की मीटिंग से उन्होंने उसका विरोध कर दिया था, स्टेट जनरल की मीटिंग का। और उन लोगों ने टेनिस हॉल में एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और जिसमें डिसाइड किया था कि हम लोग फ्रांस के संविधान को बनाएंगे। तो अब आपने देखा कि भारत जो नेशनल असेंबली थी, ये जो थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा, जिसमें मिरेबियू और एबेसियाज ने जिसको लीड किया था, तो इन लोगों ने जो फ्रांस का संविधान था उसका ड्राफ्ट 1751 में बना के तैयार कर लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य था कि राजा की शक्तियों को लिमिट में करना, कम करना थोड़ा। राजा के पास पहले बहुत शक्ति होती थी, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये व्यवस्था की गई कि राजा की शक्ति को थोड़ा लिमिटेड किया जाए। दीज पावर्स insisted of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to the different institution। अब क्या हुआ कि जो राजा की शक्तियाँ थीं, अब उनको एक जगह कंसंट्रेट ना करके, एक जगह पे केंद्रीकृत ना करके कई लोगों के हाथों में दिया गया। इन द हैंड्स ऑफ वन, एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर अब इस पावर को बांट दिया गया डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। पहला इंस्टीट्यूशन क्या था? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये तीन सिस्टम, ये आपको पता है, इससे पहले हम लोगों ने मॉन्टेस्क्यू की बुक पढ़ी थी जिसमें इसी चैप्टर में आपको बताया गया था कि फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू, उनकी किताब थी तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो गवर्नमेंट है, जो पावर है, उसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड करना चाहिए। तो अब देखा आपने कि थर्ड स्टेट के लोगों ने फ्रांस के संविधान में जो पावर थी, फ्रांस के संविधान के द्वारा जो पावर थी, उसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में बांटा गया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इसी व्यवस्था ने फ्रांस को क्या बनाया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया। मोनार्की से अब फ्रांस क्या बन गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फिगर नंबर 7 में आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। किस प्रकार से नई राजनीतिक व्यवस्था ने काम करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं जुडिशरी में जज आते हैं और यहाँ पे जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो इन्हें वोट दे के बनाते हैं इनको। एग्जीक्यूटिव में राजा है, एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? राजा और मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव में आएंगे। लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली बनी जिसमें 745 मेंबर्स थे और 50,000 लोग जो थे वो इलेक्टोरर्स थे। ठीक है, अब आपने देखा कि ये सिटीजन्स हैं। सबसे नीचे वाले पार्ट में जब आप आएंगे तो दीज आर सिटीजन्स दो तरीके के होते थे। फर्स्ट एक्टिव सिटीजन, सेकेंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मीन्स इंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन लोगों को एक्टिव सिटीज़न घोषित किया गया। जैसा कि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक्टिव सिटीजन्स आर दो सिटीजन्स हु पेड टैक्सेस। वो सिटीज़न जो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, सरकार को टैक्स देते थे, वही सिर्फ एक्टिव सिटीजन थे। अब देखेंगे आप पैसिव सिटीजन्स में कौन कौन से लोग आते थे। पैसिव सिटीजन्स नो वोटिंग राइट अबाउट 3 मिलियन मैन। पैसिव सिटीजन्स में वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए और इसमें लगभग 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। तो 3 मिलियन ऐसे लोग थे जो
पैसिव सिटीजन्स में आते थे, जिनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो महिलाएं, बच्चे जो कि 25 साल से नीचे के थे। तो इस तरीके से फ्रांस में ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की गई, जिसमें ये चीज़ें बताई गई। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें जो लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशनल असेंबली की हो गई, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और इस नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, चुना जाता था इनडायरेक्टली। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोरेट who in the turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men about 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor wages. अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, जो 25 साल से ऊपर के होते थे और जो अपनी कम से कम 3 दिन की जो मजदूरी होती थी, जो वेज होता था, वो टैक्स के रूप में पेड करते थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। बाकी जो बची हुई जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी पैसिव सिटीजन्स हैं, जितने भी महिलाएं हैं और जो लोग पेड नहीं करते, जो लोग टैक्स नहीं देते थे, उन सबको पैसिव सिटीजन्स में रखा गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोरल एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर। अब आपने देखा कि अगर कोई नेशनल असेंबली का सदस्य बनना चाहता था तो उसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है टैक्स पेयर होना पड़ता था। अगर आप नेशनल असेंबली में इलेक्ट होने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको हायर टैक्स पेयर्स बनना पड़ता था। तो अब आपने देखा कि संविधान तो बना, लेकिन अभी भी जो फ्रांस के सारे लोग थे उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिल पाए। अब आपने देखा फिगर नंबर 8 में आपको बताने की कोशिश की गई है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन। ये जो चार्टर आपको दिख रहा है, इसमें लोगों के अधिकारों को डिक्लेयर किया गया है और ये जो पेंट किया गया है, ये आर्टिस्ट हैं लॉ बैरियर। इन्होंने 1790 में इसको प्रिंट किया, ठीक है, जिसमें डिक्लेरेशन हुआ है राइट ऑफ मैन का, लोगों के अधिकारों के बारे में इन्होंने इसको डिक्लेरेशन किया है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसका प्रारंभ नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के साथ में किया गया। राइट सच एज राइट टू लाइफ, और इन राइट्स में कौन कौन से अधिकार थे? राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर इस्टेब्लिश एंड नेचुरल एंड इनिशिएबल राइट्स। और ये जो अधिकार थे, राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इन सारे ये जो अधिकार थे, इन्हें मनुष्य के नेचुरल राइट्स बोला गया। एंड दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और ऐसा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये संबंधित किया गया कि ये जो अधिकार हैं, ये लोगों को उनके जन्म से मिल जाते हैं और ये अधिकार उनसे लिए नहीं जा सकते। तो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। और ये ड्यूटी स्टेट को दे दी गई कि वो हर एक व्यक्ति के नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन करे, नेचुरल राइट्स का प्रोटेक्शन करे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से फ्रांस का संविधान बनाया गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सिंबल्स, फ्रांस के संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल का इस्तेमाल किया गया, जैसे रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। ये पॉलिटिकल सिंबल्स हैं। फर्स्ट है द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन एक पॉलिटिकल सिंबल था। इसका मतलब क्या था? चेन वर यूज टू फेटर स्लैब्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। चेन क्या होता है कि स्लैवरी को दिखाता था, स्लैवरी थी वहाँ पे। और ये जो ब्रोकन चेन है, ये प्रदर्शित कर रही है कि अब जो है जितने भी स्लैब्स थे वो सब फ्री हो रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अधिकार दे रहा है और वो स्लैब्स फ्री हो रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ब्रोकन चेन मीन्स फ्रीनेस, कि जो स्लैब्स थे वो स्वतंत्र हो रहे हैं। फिर है द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस। जो बंडल ऑफ रॉड्स है, इसका इसको भी पॉलिटिकल सिंबल के रूप में लाया गया। इसका मीन्स है 1
रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल। वो कह रहे हैं कि अगर एक रॉड हम तोड़ना चाहें तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक रॉड का अगर हम बंडल बना लें तो वो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि जो शक्ति है, जो पावर है, वो एकता में होती है। तो द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। फिर हम लोग आते हैं द आईज विथ इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स। एक ऐसी आँख आपको दिखाई गई है जिसके तीनों तरफ मतलब आँख के आसपास जो है एक ट्राइंगल बना है, ठीक है, जिसमें से आपको लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? The all-seeing eyes stand for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति की जो आइज़ हैं वो किसकी तरफ खड़ी हों? नॉलेज की तरफ। मतलब फ्रांस का हर एक व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर हो, और जो ये रेज़ हैं, जो सन की रेज़ हैं, जब वो नॉलेज गेन करेगा तो अपने आप उसके आसपास का जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता के बादल हैं, वो अपने आप हट जाएंगे। मतलब हर एक व्यक्ति फ्रांस का जब नॉलेज प्राप्त करेगा तो उसके आसपास का जो अंधकार है, जो अज्ञानता का अंधकार है, वो अज्ञानता रूपी अंधकार के जो बादल हैं वो उससे दूर चले जाएंगे। ये भी एक पॉलिटिकल सिंबल था। फिर हम लोग आते हैं स्क्रेप्ट। स्क्रेप्ट का मतलब है सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये जो था ये रॉयल पावर का प्रतीक था। स्नैक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिंबल है कि एक स्नैक है जो कि अपने टेल को खुद ही बाइट कर रहा है, आप फिगर में देख भी सकते हैं। तो सिंबल ऑफ द इंटरनिटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग और एंड। क्या है? ये इंटरनिटी का सिंबल है। जैसे कि एक रिंग है, उसका ना ही कोई अंत होता है और ना ही कोई छोर होता है, ठीक। तो कह रहा है कि आर रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, कि जो एक रिंग होती है उसको ना तो शुरुआत होती है कहीं पे भी और ना ही एंड होता है। फिर आता है रेड फेरिगियन कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। अब जो स्लेव्स थे, अब उनके द्वारा रेड कैप पहनी गई, ये लिबर्टी का प्रतीक थी, सिंबल थी रेड कैप। फिर आते हैं ब्लू वाइट रेड जो 3 कलर थे, द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस। ये फ्रांस के राष्ट्रीय कलर थे, राष्ट्रीय कलर ब्लू, वाइट एंड रेड, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं द विंग्ड वुमेन। एक वुमेन है जो क्या कर रही है? उड़ रही है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। इस वुमेन के द्वारा जो फ्रांस का कानून है उसको पर्सोनिफाई किया गया, उसका मानवीकरण किया गया। तो ये फ्रांस के कानून को प्रदर्शित करती है, जो ये एंजल है जो विंग उड़ रही है। द लॉ टैबलेट। अब जो लॉ टैबलेट का जो सिंबल है, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल। ये प्रदर्शित करता है कि जो कानून है फ्रांस का वो सबके लिए एक है, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और हर एक व्यक्ति इस कानून के आगे समान होगा। तो जैसा कि इस वाले चैप्टर में हम लोग, इस वाले टॉपिक में, ये जो पार्ट 4 था हमारा चैप्टर 1 का, इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे, हु वाज एक्टिव सिटीज़न, हु वाज पैसिव सिटीज़न, और कौन कौन से राइट्स लोगों को दिए गए, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये सारी चीज़ें फ्रांस के संविधान के द्वारा फ्रांस के लोगों को प्रोवाइड की गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब ये जो मोनार्की इस्टेब्लिश हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब ये किस तरीके से ख़त्म होगी और इसके बाद में फ्रांस में रिपब्लिक राष्ट्र कैसे बनेगा, इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।